अगर आप बूमर नहीं हैं तो आज आपको दुनिया में एक बहुत मज़ेदार चीज़ होते हुए दिख रही होगी। एक एक करके हर जगह नेशनलिस्ट और राइट विंग की गवर्नमेंट वापस आ रही है। And with that, Takaichi is on course to become the country's first female prime minister. Takaichi also plans to tighten immigration laws. To Argentina now, where supporters of the right-wing outsider Javier Milei have been celebrating his victory in the presidential election. If I would become the Prime Minister of the Netherlands, close the Dutch borders for immigrants from Islamic countries immediately. 35 zetels! Partij van Nederland! That paves the way for Giorgia Meloni to become Italy's first female prime minister and its first far-right leader since Benito Mussolini. Conservative opposition candidate Yoon Suk-yeol was elected in one of the most closely fought races in recent history. We begin in Finland, where Prime Minister Sanna Marin has conceded defeat in the parliamentary election. The right-wing opposition National Coalition Party won with 20.7% of the vote. अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का मेगा मूवमेंट हो, We will make America great again! इटली में जॉर्जिया मेलोनी का इस्लामिक इन्फ्लुएंस पर क्रैकडाउन हो, Difenderemo la nostra identità, difenderemo Dio, patria e famiglia e fatevene una ragione. हंगरी, पोलैंड, अर्जेंटीना इन जैसे देशों में प्रो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट हो, ऑस्ट्रिया और एस्टोनिया में बॉर्डर सिक्योरिटी पर स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हो, या फिर इजराइल के अंदर नेतन्याहू की नेशनलिस्ट कोलिजन हो। हर जगह लेफ्ट की आइडियोलॉजी की कमर टूट रही है और एशिया भी इससे पीछे नहीं है। इनफैक्ट आप एशिया की अगर बात करो तो वहां पर इंडिया में नरेंद्र मोदी की सरकार है और फिर हाल ही में जापान में चुने गए प्रो राइट विंग और प्रो कॉन्जर्वेटिव लीडर सनाई ताकियाची ने आते ही इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। और ये तो सिर्फ आइसबर्ग का टिप है। मजेदार बात यह है कि जिन देशों में लेफ्ट अभी भी सत्ता में है वहां पर भी लोग नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ तेजी से झुक रहे हैं। यानी आज ये बात कहनी बिल्कुल गलत नहीं होगी कि हर जगह से लेफ्ट का फोर्ट्रेस टूट रहा है, पर हमेशा से ऐसा नहीं था। लेफ्ट आइडियोलॉजी जिसमें सोशलिज्म, कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म सब कुछ आता है, वो एक समय पर सुपर पावर फोर्स हुआ करती थी जो आधी दुनिया को रूल किया करती थी। लेकिन आज वही आइडियोलॉजी कोलैप्स हो रही है और जिन देशों ने लेफ्ट मॉडल को फॉलो किया वहीं पर राइट विंग का रिसर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर इतनी पावरफुल आइडियोलॉजी अचानक से आज इतनी कमजोर क्यों पड़ रही है? क्या वजह है कि पूरी दुनिया में राइट विंग फिर से उठ खड़ा हुआ है? और आखिर में कैसे राइट विंग धीरे धीरे लेफ्ट विंग को ग्लोबली डिसमेंटल कर रहा है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, इस बात को समझने के लिए कि आज दुनिया में राइट विंग का ऐसा रिसर्जेंस क्यों हो रहा है, हमें पहले यह समझना होगा कि आखिर राइट विंग आइडियोलॉजी का डाउनफॉल हुआ क्यों था और कैसे इसके बाद लेफ्ट विंग और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का राइज हुआ था। तो देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले तक दुनिया में मेनली राइट विंग आइडियोलॉजी का दबदबा हुआ करता था। दुनिया की मोस्टली कंट्रीज में नेशनलिज्म, मोनार्की और रिलीजन बेस्ड गवर्नेंस हुआ करती थी। ऑब्वियसली एक्सेप्शंस थे, पर ओवरऑल दुनिया में यही आइडियोलॉजी डोमिनेट किया करती थी, स्पेशली यूरोप में, क्योंकि यूरोप की मोस्टली कंट्रीज मोनार्की या वन मैन रूल यानी डिक्टेटरशिप के अंडर थी। ब्रिटिश एम्पायर, फ्रेंच एम्पायर, जर्मन एम्पायर, सबका एक ही गोल था, अपने नेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज कैप्चर करना। ये जो माइंडसेट था ना, इसी ने कोलोनाइजेशन को जस्टिफाई किया और एक देश के लिए दूसरे देश को लूट लेना उस वक्त एक नॉर्मल सी बात हो गई थी। इसी सोच के कारण कई वॉर्स भी हुई, जिनमें से 2 तो सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहली वर्ल्ड वॉर 1 और दूसरी वर्ल्ड वॉर 2। मिलियंस ऑफ पीपल इनमें मारे गए, पूरे शहर के शहर तबाह बर्बाद हो गए, इनफैक्ट पूरा यूरोप बर्बाद हो गया था। इतने भयानक युद्धों के बाद धीरे धीरे यूरोप को यह रियलाइज होने लगा कि इस आइडियोलॉजी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब उनको इस बात का रियलाइजेशन होने लगा था कि राइट विंग आइडियोलॉजी जो है ना, उसमें नेशनलिज्म तो कम है बल्कि फासिज्म ज्यादा आ चुका है। पावर के नाम पर रिच और इलीट और ज्यादा अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब लोगों की जिंदगी बिल्कुल नरक बनती जा रही है।
वॉर के कारण लाखों मजदूर, फार्मर, सोल्जर सब मारे गए, लेकिन रिच और एलीट क्लास जो सत्ता में थे वो उल्टा और ज्यादा पावरफुल और ज्यादा अमीर बन गए। इस रियलाइजेशन ने एक बहुत बड़े आइडियोलॉजिकल शिफ्ट को क्रिएट किया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अगर अपनी स्थिति बेहतर करनी है तो इन एलीट क्लास से पावर को छीनना पड़ेगा। यही वो मूवमेंट था जहां से लेफ्ट विंग और सोशलिस्ट मूवमेंट्स उन्होंने जन्म लिया। और जिनको नहीं पता उनको ये बता दूं कि लेफ्ट विंग और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी बेसिकली ये मानती है कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी नेचुरली होती है। कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई अपर कास्ट है, कोई लोअर कास्ट है, और इस गैप को अगर भरना है तो वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो अब इसीलिए इन लोगों का मानना यह था कि सत्ता ऐसी होनी चाहिए जो अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स ले और गरीब लोगों को उसी टैक्स के पैसे को बांट दे ताकि सबको इक्वल मौका मिले। अब टेक्निकली कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म भी इसी आइडियोलॉजी के सब वर्जन्स हैं, क्योंकि इनका भी मेन आइडिया यही था कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी का रीजन इकोनॉमिक सिस्टम है, जिसमें रिच लोग जिनको बोजुआ कहते हैं वो पुअर लोग जिनको वर्कर्स कहते हैं उनका शोषण करते हैं। और इसी के लिए जरूरी है कि बाय फोर्स ये सिस्टम को रिवर्स किया जाए, अमीर लोगों से ज्यादा पैसा खींचा जाए और गरीब लोगों में वही पैसा बांटा जाए। फिर यही सोच आगे चलकर सोशलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी की आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन बनती है। यूरोप के इंडस्ट्रियल टाउन्स में वर्कर्स और लेबर यूनियंस ने स्ट्राइक और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि अगर फैक्ट्रीज हमारे खून पसीने से चलती है तो प्रॉफिट का हिस्सा भी हमें ही मिलना चाहिए। धीरे धीरे लेबर क्लास द्वारा ये स्ट्राइक और प्रोटेस्ट और भी ज्यादा ऑर्गेनाइज होने लगे। अब जब ये प्रोटेस्ट इतने ऑर्गेनाइज हो गए तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना। कई जगह तो तख्ता पलट करके सोशलिस्ट गवर्नमेंट पावर में आ गई, तो कई जगह पर गवर्नमेंट ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए स्टेट का पैसा लेबर क्लास में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया ताकि प्रोटेस्ट और स्ट्राइक को थोड़ा सा ठंडा किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में भी इसी समय सिविल राइट्स और इक्वालिटी मूवमेंट शुरू हो चुके थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, रोजा पार्क्स जैसे लोग इक्वालिटी के लिए उठ खड़े हुए थे। इधर से एशिया और अफ्रीका में भी लेफ्ट की आइडियोलॉजी पॉपुलर होने लगी, और इसका मेन कारण यह भी था कि जितने भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स हो रहे थे उनमें इक्वालिटी और एंटी इंपीरियलिज्म बेसिकली एक ही कॉइन के दो पहलू थे। और अगर देखा जाए तो इंडिया ने भी इंडिपेंडेंस के बाद कैपिटलिस्ट सिस्टम को नहीं चुना, बल्कि मिक्स्ड इकोनॉमी और वेलफेयर ड्रिवन सोशलिस्ट मॉडल को चुना, थैंक्स टू चाचा नेहरू। लैटिन अमेरिका में भी इसी आइडियोलॉजी ने ताकत पकड़ी। क्यूबा, चिली, वेनेजुएला, इन देशों में सोशलिज्म एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बन चुका था। फिदेल कास्ट्रो या फिर ची गुएरा, इन जैसे लीडर्स ने अपनी ग्लोबल इमेज बना ली थी। अब ये ग्लोबल आइकॉन्स थे। इनके जो पोस्टर्स थे वो यूरोप और अमेरिका के स्टूडेंट कैंपसेस में आराम से दिखने लगे थे। कोल्ड वॉर के दौरान ये आइडियोलॉजी और ज़्यादा फैलती है। एक तरफ कैपिटलिस्ट अमेरिका था और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन, और दुनिया डिवाइड हो रही थी दो कैंप्स में। डेवलपिंग कंट्रीज ने वेस्ट और इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट खड़े होने के लिए सोशलिस्ट पॉलिसीज को अडॉप्ट किया। ये पूरा दौर ऐसा था जब लेफ्ट विंग एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुका था। वो पॉलिटिकल पार्टीज जो सोशलिस्ट भी नहीं थी आइडियोलॉजिकली, वो भी अपने आप को सेंटर लेफ्ट लेबल करने लगी थी, क्योंकि एक तो सोशलिज्म और लिबरलिज्म मास में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका था, और दूसरा लेफ्ट होना मॉरल और मॉडर्न माना जाने लगा था। इनफैक्ट अगर आप लिबरल नहीं हो तो आप बैकवर्ड माने जाते थे। अगर आप लेफ्ट के नैरेटिव के अगेंस्ट हो तो आप फासिस्ट कहलाते थे। और यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वर्ल्ड वॉर के बाद मात्र 50 सालों में लेफ्ट लिटरली एक मॉरल सुपर पावर बन चुका था। पर यहीं से असली दिक्कत होना शुरू होती है। देखिए 1960s तक लेफ्ट की आइडियोलॉजी काफी पॉपुलर होने लगी थी, और यहीं पे रूडी ड्यूचके नाम का एक व्यक्ति आता है जो कि जर्मन मार्क्सिस्ट थिंकर था, जिसने द लॉन्ग मार्च थ्रू इंस्टीट्यूशंस नाम की एक थ्योरी दी। रूडी ड्यूचके का मानना था कि अगर किसी सोसाइटी को हमेशा के लिए बदलना है तो सीधा रेवोल्यूशन या प्रोटेस्ट से काम नहीं चलेगा, सिस्टम को अंदर से बदलना पड़ेगा। बेसिकली ये भाई साहब ये कहना चाहते थे कि पहले उस सिस्टम के या उस देश के इंस्टीट्यूशंस को बदलो। स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, आर्ट, मीडिया, लिटरेचर, एनजीओज, इन सबको अपनी आइडियोलॉजी से भर दो। जब एक पूरी जनरेशन लेफ्ट आइडियाज के साथ ग्रो होने लगेगी तो तुम्हें रेवोल्यूशन लाने की कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि सोसाइटी
खुद तुम्हारे नैरेटिव को एक कॉमन सेंस मानने लगेगी। मतलब एक स्लो और साइलेंट कैप्चर। आर्ट, सिनेमा, यूनिवर्सिटीज, मीडिया सब ने इस आइडियोलॉजी को रोमांटिसाइज करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स और इंटेलेक्चुअल्स के बीच लेफ्टिस्ट होना फैशन स्टेटमेंट बन चुका था। और यही वो समय था जब लेफ्ट की आइडियोलॉजी ने खुद को सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं रखा, एक्चुअल में लोगों के माइंड को कैप्चर करना शुरू कर दिया। अब उनका मकसद केवल सत्ता पाना नहीं था, अब उनका मकसद था लोगों की सोच को, वैल्यूज को, मोरल कंपासेस को, सबको अपने हिसाब से शेप करना। फिर इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम शुरू होता है और इस काम को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट स्कूल ने किया। यह ग्रुप मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स का था जो कि नाज़ी जर्मनी से भागकर अमेरिका पहुंच चुके थे। अब इन लोगों ने एक आइडियोलॉजिकल वेपन बनाया। इस आइडियोलॉजिकल वेपन का नाम था क्रिटिकल थियोरी। और इस क्रिटिकल थियोरी का कोर आइडिया था कि सोसाइटी के हर सिस्टम में, चाहे वो रिलीजन हो, फैमिली हो, एजुकेशन हो, कैपिटलिज्म हो, इवन जेंडर, इन सब के पीछे कोई ना कोई ऑपरेशन छुपा हुआ है। और इस ऑपरेशन को खत्म करने के लिए इन स्ट्रक्चर्स को डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। इसी क्रिटिकल थियोरी से आगे चलकर सूडो फेमिनिज्म, जेंडर स्टडीज, रेस स्टडीज और इंटरसेक्शनैलिटी जैसे मॉडर्न एकेडमिक ट्रेंड्स निकले। कोई ब्लैक है, कोई वुमेन है, कोई ट्रांस है, हर आइडेंटिटी को ऑपरेशन का एक सिंबल बना दो, बस यही करना था। और इसी तरीके से लेफ्ट ने कल्चर के अंदर गिल्ट और विक्टिमहुड को वेपन कर लिया, जिससे ये आइडियोलॉजी यूथ में और भी ज्यादा पॉपुलर होने लगी। इनफैक्ट 1970s तक आते आते ये आइडियाज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाने लगे। अमेरिका और यूरोप के इलीट कॉलेजेस लेफ्ट आइडियोलॉजी की लैब्स बन चुके थे। वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स फ्यूचर जर्नलिस्ट, पॉलिसी मेकर्स और ब्यूरोक्रेट्स बनकर बाहर निकलते और वही आगे जाकर मीडिया हाउसेस, एनजीओज, गवर्नमेंट ऑफिसेज इन सबको कंट्रोल करते। स्लोली लेफ्ट ने पूरे इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम को कैप्चर कर लिया था। 1990s और 2000s में कंट्रोल और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके बाद यह आइडियोलॉजी दूसरे देशों की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भी एक्सपोर्ट होने लगती है। इसी कारण उसी समय में इंडिया की कई इलीट यूनिवर्सिटीज इस आइडियोलॉजी की इको चैम्बर बन जाती हैं। लेकिन ये जो एकेडमिक कैप्चर था, इसका एक और हिडन और डार्क एंगल भी था। जो इस्लामिस्ट थे उन्होंने लेफ्ट आइडियोलॉजी को अपना टूल बना लिया टू एक्सपोर्ट देयर आइडियोलॉजी। और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, इसके प्रूफ्स भी हैं। एक्चुअल में हुआ क्या कि वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में अरब देशों से अरबों डॉलर की फंडिंग आने लगी। गल्फ स्टेट्स और कतर जैसे नेशंस ने हार्वर्ड, जॉर्ज टाउन, ऑक्सफोर्ड और येल जैसे संस्थानों में डोनेशंस दिए, जिनके बदले में कैंपसेस पर इस्लामिस्ट नैरेटिव्स को एनफोर्स किया गया। बेसिकली इस समय तक इस्लामिस्ट और लेफ्ट ने टैक्टिकल अलायंस बना लिया था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि कैंपसेस के ऊपर इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को फ्री स्पीच बताया जाने लगा, जबकि अगर आप इसका विरोध करोगे तो आपको इस्लामोफोबिक कह दिया जाता। हार्वर्ड और कोलंबिया जैसी यूनिवर्सिटीज के अंदर इजराइल के डिस्ट्रक्शन की बात खुलेआम होने लगी थी। इंडिया की यूनिवर्सिटीज में नेशनलिज्म को और हिंदुत्व को खत्म करने की बात आराम से सुनी जा सकती थी। और ऐसे ही कई और देशों की कई और यूनिवर्सिटीज में सेम कहानी, सेम पैटर्न सामने आने लगा। और यहीं से लेफ्ट की जो हिपोक्रेसी है वो भी हमारे सामने आनी शुरू हो गई, क्योंकि वही लेफ्ट जो हर जगह ह्यूमन राइट्स की बात करता है, LGBT की इक्वालिटी की बात करता है, वही इस्लामिक रिजीम्स के लिए ब्लाइंड हो जाता है। जहां होमोसेक्सुअलिटी पर डेथ पेनल्टी है और अपोस्टेसी, उसके ऊपर तो फांसी ही दे दी जाती है। प्यू रिसर्च 2022 के सर्वे के मुताबिक 90% अरब और नॉर्थ अफ्रीकन देशों में अपोस्टेसी और ब्लास्फेमी के खिलाफ सख्त लॉज हैं। 12 देशों में होमोसेक्सुअलिटी के लिए डेथ पेनल्टी लागू है। लेकिन लेफ्ट इन सभी देशों और लॉज के लिए धृतराष्ट्र बन जाता है। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। A few moments later. माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। और ये तो मैंने केवल एक हिपोक्रेसी बताई है, जबकि जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे इतने कॉन्ट्राडिक्शंस और इतनी हिपोक्रेसी सामने आई कि लोगों को एक्चुअल में इस आइडियोलॉजी से चीटेड फील होने लगा। धीरे धीरे अब लोगों को लगने लगा था कि लेफ्ट ने जितनी भी बड़े बड़े बातें की थी वो तो केवल हाथी के दांत थे, यानी दिखाने के लिए कुछ और खाने के लिए कुछ और। कैसे, ये समझने के लिए ना हमें कुछ रीजंस को देखना पड़ेगा, क्योंकि यही मेन कारण है जिसके कारण आखिर लेफ्ट का फॉल होना शुरू हुआ और लोगों को इस आइडियोलॉजी से बिट्रेयल महसूस होने लगा। सबसे पहला रीजन तो यही है कि लेफ्ट खुद वो बन गया जिसके खिलाफ वो लड़ रहा था।
जो आइडियोलॉजी फासिज्म और डिक्टेटरशिप को अपोज करने के लिए आई थी, वही खुद दुनिया की सबसे बड़ी डिक्टेटर प्रोड्यूस करने लगी। इनफैक्ट पहले के डिक्टेटर से ज्यादा खतरनाक, ज्यादा ब्रूटल आप माओ जेडोंग की बात कर लो। इन कम्युनिस्ट भाई साहब ने ऐसी पॉलिसीज बनाई कि 6 करोड़ से ज्यादा लोग तड़प तड़प कर मर गए। कई लोगों का मानना है कि वो लोग ना खुद मरे, पर माओ के द ग्रेट लीप फॉरवर्ड को अगर आप ढंग से पढ़ोगे ना, तो समझ में ये आएगा कि वो 6 करोड़ लोग मरे नहीं थे, मारे गए थे। पॉलिसीज ऐसी बनाई गई कि वो मर गए। और अब उधर से इसका कंपैरिजन आप हिटलर से कर लो। हिटलर ने 60 लाख लोगों को मारा और माओ ने 6 करोड़ लोगों को। कोई कंपैरिजन है? और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, इनफैक्ट पूरी लिस्ट है ऐसी। चाहे वो जोसेफ स्टालिन हो, स्टालिन वो है जिसने 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्टेट एनिमी बोलकर गुलाम कैंप्स में भेज दिया था। या फिर कम्युनिस्ट डिक्टेटर पोल पॉट हो, जिसने अपने छोटे से देश में लाखों लोगों को यूं ही मरवा दिया। यानी वो लेफ्ट जिसने पूरी दुनिया को फासिज्म से बचाने का वादा किया था, वो खुद फासिस्टों से ज्यादा डेंजरस वर्जन बन चुका था। पर ये तो केवल एक रीजन था, इसका दूसरा रीजन भी था, इकोनॉमी। देखिए, शुरुआत में लोगों ने सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट सिस्टम को काफी प्रोग्रेसिव समझा था, लेकिन 2010 के आते आते यही मॉडल अपने ही बोझ तले गिरने लगा था। लेफ्ट गवर्नमेंट्स ने डेकेड्स तक ये बिलीफ फैलाया कि ज्यादा वेलफेयर, ज्यादा फ्रीबीज और ज्यादा टैक्सेस से इक्वालिटी आएगी। लेकिन जो रियल वर्ल्ड था ना, उसमें इसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिला। इससे प्रोडक्टिविटी घट गई, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रुक गया और लेबर और मिडिल क्लास उन पर और ज्यादा दबाव बढ़ गया। कनाडा इसका ना बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वहां हाउसिंग मार्केट पूरी तरीके से कोलैप्स की कगार पर है। एक सर्वे में 40% लोगों ने ओपनली कहा कि उनकी हाउसिंग क्राइसिस के लिए सरकार की सोशलिस्ट स्टाइल की पॉलिसी जिम्मेदार हैं। पब्लिक स्पेंडिंग इतनी बढ़ी कि इंटरेस्ट रेट और प्रॉपर्टी कॉस्ट दोनों एक्सप्लोड करने लग गए। मिडिल क्लास घर अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। यूथ होमलेसनेस रिकॉर्ड हाई लेवल पर है। अमेरिका में भी यही पैटर्न देखने को मिला। जब अमेरिका में लिबरल गवर्नमेंट थी, तब इन्फ्लेशन 8% तक पहुंच चुका था, जो कि पिछले 40 साल का रिकॉर्ड हाई था। और इसके बदले में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेलफेयर पैकेजेस जारी कर दिए। लेकिन रिजल्ट ये हुआ, करेंसी की वैल्यू गिरती चली गई। एवरेज अमेरिकन को रोजमर्रा की चीजों के लिए 2 गुना पैसा देना पड़ रहा था। लैटिन अमेरिका में ब्राजील, उसका हाल तो और भी बुरा था। 63% फैमिलीज ने कहा कि उनकी इनकम अब बेसिक खर्चे तक नहीं निकाल पा रही है। 10 में से 6 लोग बोले कि उनकी सैलरीज अब सरवाइव करने लायक नहीं बची है। और ये हाल लिटरली हर उस देश का हो रहा था जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट सिस्टम को फॉलो कर रहा था। और जहां एक ओर देश की इकोनॉमी डूब रही थी, वहीं दूसरी ओर लेफ्ट की गवर्नमेंट अपनी कंट्रीज में और प्रेशर बढ़ाने लगती। और फिर यहीं आता है लेफ्ट के डूबने का तीसरा रीजन, डेमोग्राफिक चेंज और अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन। अब लेफ्ट या सोशलिस्ट गवर्नमेंट्स ने लिटरली इलीगल रेफ्यूजीज को अपने देशों में बसाना शुरू कर दिया था, वो भी बिना किसी चेक के। और दिक्कत यहाँ ये हुई कि रेफ्यूजीज ने उस देश के कल्चर को रिस्पेक्ट करना तो दूर, उल्टा उसे इरेज करना शुरू कर दिया था। स्पेशली मुस्लिम रेफ्यूजीज और इमिग्रेंट्स ने, उन्होंने तो प्रॉपरली उस देश का इस्लामाइजेशन करना शुरू कर दिया था। कैनेडियन गवर्नमेंट ने तो कैनेडियन मल्टीकल्चरलिज्म एक्ट को पास किया। ये दुनिया का पहला देश था जिसने मल्टीकल्चरलिज्म को एक लॉ के रूप में अपना लिया। इसी तरीके से यूके में 1975 से 1979 के बीच और ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी ही पॉलिसीज लागू हो गई। इनका पर्पस था कि हर कल्चर और रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देना है। और इसी कारण से ना आज ऐसे वीडियोस नजर आते हैं जहां एक पल को आप भी सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि ये इंग्लैंड है या मिनी पाकिस्तान है। सेम ऐसे ही अमेरिका में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इलीगल क्रॉसिंग को खुली छूट दे दी थी। और ऐसे ही ये लिटरली हर उस देश की बात है जहां लेफ्ट की सरकार थी। क्राइम में सडन इंक्रीमेंट होना शुरू हो चुका था। इनफैक्ट डेनमार्क, स्वीडन और यूके जैसे देशों में माइग्रेंट रिलेटेड क्राइम ओपनली सबके सामने आने लगा। डेनमार्क के प्रिजन सिस्टम ने खुद एडमिट किया कि 30% प्रिजनर्स इमिग्रेंट्स हैं, जबकि पॉपुलेशन में उनका हिस्सा मात्र 8% है। यूके में मुस्लिम सिर्फ 4% हैं, लेकिन प्रिजन पॉपुलेशन उनकी 18% है। स्वीडन में माइग्रेंट पॉपुलेशन 20% है, लेकिन रेप केसेस में उनका रिप्रेजेंटेशन 47% तक है। स्वीडिश नेशनल काउंसिल ऑफ क्राइम प्रिवेंशन ने यह माना कि माइग्रेंट सेक्सुअल असॉल्ट और वायलेंट क्राइम में डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से इन्वॉल्व हैं।
जर्मनी की एक सिटी में 2015 के न्यू ईयर पर हंड्रेड्स ऑफ विमेन के साथ हैरेसमेंट और असॉल्ट के केसेस हुए। बाद में पता चला कि मेजॉरिटी अटैकर्स अफ्रीकन और मुस्लिम ओरिजिन के थे और वो उन जर्मन महिलाओं के साथ तहर्रुश कर रहे थे, जो कि एक इस्लामिक प्रैक्टिस है। इटली के जो मुस्लिम प्रिजनर्स थे उन्होंने जेल को जिहाद का अड्डा बना दिया। यूके के ग्रूमिंग गैंग्स, उनके स्कैंडल की तो भाई साहब बात ही छोड़ दीजिए। इंडिया में रोहिंग्याज, वो क्या करते हैं उसके लिए मेरे को आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो हमसे आपसे किसी से छुपा नहीं है। लेकिन जितने भी लिबरल गवर्नमेंट्स हैं उन सब ने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है और सब कुछ इग्नोर करा हुआ है। उल्टा वो इन बातों को दबाने की कोशिश करते हैं। जिस भी बंदे ने इन लोगों के खिलाफ सवाल उठाया उसे इस्लामोफोबिक बोल दो या रेसिस्ट बोल दो, बात खत्म हो जाती है। और इस सब में मजेदार बात यह है कि इन रेफ्यूजीज का जो भरण पोषण है वो कोई और नहीं कर रहा है, वो जनता कर रही है। लेफ्ट की गवर्नमेंट जनता से पैसा वसूल करती है और इनके वेलफेयर में लगा देती है। फॉर एग्जाम्पल लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को में लेफ्ट की गवर्नमेंट है। होमलेसनेस के सॉल्यूशन के नाम पर होटल्स को होमलेस शेल्टर बना दिया गया और जो माइग्रेंट्स थे उनको टैक्स पेयर फंडेड रूम्स में रख दिया गया। यूके में तो सिचुएशन इतनी एब्सर्ड हो गई थी कि गवर्नमेंट एक इलीगल माइग्रेंट के ऊपर 132 पाउंड पर डे खर्चा कर रही है और होटल्स में 32,000 से ज्यादा एसिलम सीकर्स रह रहे हैं। अब टैक्स पेयर्स को यह लगने लगा है कि उसका जितना भी पैसा है वो डेवलपमेंट पे नहीं बल्कि फ्री लोडर्स पर खर्च हो रहा है। वेलफेयर स्टेट्स धीरे धीरे पैरासाइट स्टेट्स बनते जा रहे हैं। प्रोडक्टिव लोगों को और ज्यादा पनिश किया जा रहा था और डिपेंडेंट लोगों को, डिपेंडेंसी को रिवॉर्ड किया जा रहा था। फिर लेफ्ट के फॉल का जो चौथा रीजन था वो था अपने ही देश से, अपने ही कल्चर से हेट करने को कूल बना देना। एक तरफ यूनिवर्सिटीज में हमास सपोर्टिंग रैलीज को लिबरल कहा गया और दूसरी तरफ नेशनल फ्लैग वेव करने वाले स्टूडेंट्स को फासिस्ट कहा जाने लगा। अपने ही कल्चर को बैकवर्ड बोला जाने लगा और इस सब से कॉमन मैन को लगने लगा कि वो अपने ही देश में एक आउटसाइडर बन चुका है और उनकी वेरी एग्जिस्टेंस अब खतरे में आ चुकी है। और यही वो मूवमेंट था जिसे हम कहते हैं द ब्रेकिंग पॉइंट। लोगों को लगने लगा कि यह आइडियोलॉजी उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रही है बल्कि उनके एग्जिस्टेंस के लिए ही डायरेक्ट थ्रेट बन चुकी है। ये मॉरल और इकोनॉमिक एग्जॉक्शन था, ये अगले फेज की नींव बनती है। एक पॉपुलिस्ट रिएक्शन आता है जहां लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया अब बस, अब बहुत हुआ। और यहीं से शुरू हुआ राइट विंग रिसर्जेंस, वो मूवमेंट जो अब ग्लोबल पॉलिटिक्स पर पूरा नैरेटिव बदल रहा है। धीरे धीरे जो गुस्सा लोगों के अंदर सालों से पल रहा था वो अब मूवमेंट में बदलने लगा था। धीरे धीरे जो आक्रोश जनता के भीतर दबा हुआ था वो अब राजनीतिक सुनामी बनने लगा था। लेफ्ट की लगातार एंटी नेशनलिस्ट, एंटी कल्चर पॉलिसीज, हाई टैक्सेशन और ओपन बॉर्डर पॉलिसीज ने दुनिया के आम नागरिक को यह महसूस करा दिया था कि उसका उसकी देश में उसकी मेहनत पर और उसकी संस्कृति पर अब कोई कंट्रोल नहीं बचा है। और इसी वजह से राइट विंग का रिसर्जेंस शुरू होता है। ऐसे तो टेक्निकली इससे पहले कई और देशों में राइट विंग का रिसर्जेंस शुरू हो चुका था, लेकिन वेस्ट में इसका पहला बड़ा संकेत 2016 में मिलता है जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आते हैं। ट्रंप की जीत ने यह दिखा दिया था कि डेकेड से जो लिबरल एस्टैब्लिशमेंट, मीडिया और पॉलिटिकल एलीट चला रहे थे उस पर अब लोगों का भरोसा बिल्कुल नहीं रहा है। फिर क्या था, अमेरिका में जो सत्ता का बदलाव हुआ उसने मानो पूरे पश्चिमी जगत में चेन रिएक्शन पैदा कर दिया। इटली में जॉर्जिया मेलोनी की प्रो राइट विंग की सरकार आ गई जिसने ओपनली कहा कि वो लेफ्टिस्ट मोनोपोली को खत्म कर देगी और इटली को इस्लाम से बचाएगी। Italian Prime Minister Giorgia Meloni made headlines after she stated that in Europe there is no place for Muslims, adding that she believes that the Islamic culture is not entirely compatible with European civilization. So Italy's Giorgia Meloni has just announced a huge crackdown on radical Islam in Italy. In Italy, the government is eyeing a new law that could ban the burqa and niqab in all public places. The right-wing ruling party, Brothers of Italy, says the move is part of a broader push against what it calls Islamic separatism, including stricter rules on mosque funding. अगर आप इसके बारे में और डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हो। सेम ऐसे ही हंगरी में विक्टर ऑर्बैन की राइट विंग गवर्नमेंट है जो इमिग्रेशन पॉलिसीज के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट है। सेम ऐसे ही पोलैंड और बेल्जियम में भी प्रो राइट विंग और कॉन्जर्वेटिव गवर्नमेंट है। फिनलैंड और स्वीडन जैसे देशों ने भी
डेकेड्स के बाद इमिग्रेशन लॉज को सख्त किया है। स्विट्जरलैंड में कंजर्वेटिव स्विस पीपल्स पार्टी लगातार टॉप पोजीशन पर है। लैटिन अमेरिका में यह बदलाव और भी दिलचस्प रहा। अर्जेंटीना ने जेवियर मिलेई को चुना, एक इकोनॉमिस्ट जिसने सोशलिज्म को खुलकर कैंसर बोला। फिर माइली की जीत ने दिखा दिया था कि साउथ अमेरिका, जो सालों से लेफ्टिस्ट पॉपुलिज्म में फंसा हुआ था, अब उस मॉडल से थक चुका था। एशिया में भी ऐसे ही कई देश थे जो राइट विंग की ओर रुख कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल जापान में अभी प्रो कंजर्वेटिव और प्रो राइट विंग पार्टी सत्ता में आ चुकी है और आते ही उन्होंने कड़े फैसले लेना भी शुरू कर दिया है। और ये जो फैसले हैं ना, ये लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। इसी तरीके से इजराइल में भी नेतन्याहू की राइट विंग की सरकार स्ट्रॉन्ग होल्ड में है। इंडिया में नरेंद्र मोदी और बीजेपी का राइज इस ग्लोबल शिफ्ट का बहुत बड़ा हिस्सा है। बीजेपी ने दिखाया कि नेशनलिज्म और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक साथ चल सकते हैं। भारत ने अपनी सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी को ओपनली सेलिब्रेट करना शुरू किया और ग्लोबल लेवल के ऊपर भी अनअपोलोजेटिकली असर्टिव फॉरेन पॉलिसीज अपनाई। यह मॉडल आज कई देशों के लिए एक एग्जाम्पल बन चुका है कि कैसे एक देश मॉडर्न भी रह सकता है और रूटेड भी रह सकता है। इनफैक्ट वो देश जहां आज लिबरल गवर्नमेंट है, वहां भी राइट विंग का रिसर्जेंस बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। इंग्लैंड इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है। वहां प्रो राइट विंग पार्टी की पॉपुलैरिटी आज इंग्लैंड की टॉप 2 पार्टी से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। सेम ऐसा ही ट्रेंड ब्राजील में भी देखने को मिलता है। राइट विंग के एक नेता हैं जायर बोल्सोनारो और इनका जो राइज हो रहा है वो अप्रत्याशित है। इवन नीदरलैंड्स में ग्रेट वेल्डर्स, जिन्हें सालों तक इस्लामोफोबिया के नाम पर बॉयकॉट किया गया, अब देश के सबसे पावरफुल नेता हैं। If I would become the Prime Minister of the Netherlands next year, after I would win the elections, close the Dutch borders for immigrants from Islamic countries immediately. अब तो लेफ्ट और कम्युनिस्ट देशों की हालत इतनी खराब हो गई है कि वो भी अपनी आइडियोलॉजी को थोड़ा सा मॉडिफाई करने में लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइना, जो कि ऑफिशियली एक कम्युनिस्ट राज्य है लेकिन प्रैक्टिकली सबसे बड़ा कैपिटल देशों में से एक है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपनी आइडियोलॉजी को सिर्फ सिंबॉलिक रखती है, लेकिन इकोनॉमी वो पूरी तरीके से मार्केट ड्रिवन है। स्टेट कैपिटलिज्म के इस मॉडल ने यह दिखा दिया कि आइडियोलॉजी अब केवल नाम के लिए रह गई है। असली ताकत इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म में ही है और यही रीजन है कि दुनिया भर में अब लोग आइडियोलॉजी से ज्यादा रिजल्ट्स देख रहे हैं। उधर से अगर देखें तो मिडिल ईस्ट के अंदर भी एक सटल शिफ्ट आया है। सऊदी अरेबिया जैसे देश जो डेकेड से हार्ड लाइन रिलीजियस पॉलिसीज के ऊपर चलते थे, अब मॉडर्नाइजेशन और नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान की विजन 2030, उसमें पॉलिसीज, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन और नेशनलिज्म इसके ऊपर बेस्ड है। और ये भी ना इनडायरेक्टली राइट स्टाइल ऑफ प्रैग्मेटिज्म को ही फॉलो कर रही हैं। और यहीं पर ना हमें एक बात और समझनी पड़ेगी कि ये जो वेव है ये फासिज्म नहीं है जैसा लेफ्ट कहता है, ये रिएक्शन है, पॉलिटिकल करेक्शन है। लेफ्ट ने अपने आप को डेकेड्स तक प्रोग्रेस का ठेकेदार समझा था, लेकिन असलियत ये थी कि उन्हीं के नाम पर दुनिया की इकोनॉमी बिगड़ी, कल्चर टूटा और अपीजमेंट पॉलिटिक्स ने देशों की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रख दिया। और राइट का राइज उसी इम्बैलेंस को ठीक कर रहा है। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे के बारे में? आप अपनी राय कमेंट्स में अवश्य रखिए। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई, पेट्रियन और ज्वाइन बटन, इनके थ्रू आप सपोर्ट कर सकते हैं। इन सभी के लिंक्स जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।